हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इन डिटेल पढ़ने जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो किया था। रेस्ट जो है वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पे है। बट आरबीआई पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ मैंडेटेड बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैंडेट किसने किया है? जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसने आरबीआई पे ये मैंडेट किया है कि यू हैव टू मेक अ मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड नो इज़ कि कुछ थोड़े से जो है चेंजेस आए हैं प्रायर टू 2016। क्या होता था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी उसमें जो मेन रोल होता था दैट वाज ऑन गवर्नर ऑफ आरबीआई। सारे डिसीजंस जो हैं वो आरबीआई का गवर्नर जो है ही यूज़ टू टेक बाय हिमसेल्फ। जो वीटो पावर है पूरी की पूरी वो इन्हीं के पास होती थी। दैट इज़ जो भी डिसीजन लेने होंगे रिगार्डिंग रेट कट्स या कितने रेट्स रखने हैं, रेट कट्स नहीं करने हैं और एनीथिंग, ठीक है, वो सारे जो हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई पे डिपेंड करते थे। ऑल्दो देयर वाज अ टेक्निकल टीम सपोर्टिंग हिम, बट उनके जो भी सजेशंस थे वो आरबीआई के गवर्नर के ऊपर उनकी मर्ज़ी थी कि वो उनको एक्सेप्ट करें या ना करें। फाइनल डिसीजन जो है इट वाज अपॉन द शोल्डर्स ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई ओनली। लेकिन 2016 के बाद यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। सिंस 2016 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल कमेटी, अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज मैंडेटेड। अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए वी हैव अ MPC, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इट इज़ अ 6 मेंबर बॉडी। 6 लोगों की बॉडी है जहाँ पे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं ही इज़ द चेयरमैन एंड देन देर आर 5 अदर मेंबर्स। अब जो भी डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं वो इस कमेटी में डिसाइड होता है कि किस तरीके के डिसीजंस लिए जाएं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इट इज़ टू मीट 4 टाइम्स अ ईयर। साल में ये लोग 4 बार जो है एक इनकी मीटिंग बैठती है और इस मीटिंग में ये लोग जो पुराने डिसीजन से उनको रिव्यू करते हैं, नए चेंजेस लाने हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ या उसी तरीके से रखना है, दे डिसाइड ऑल दैट, ठीक है। और ये जितने भी लोग हैं इसमें द मेंबर्स ऑफ MPC, ये अपना ऑफिस जो है वो 4 साल के लिए होल्ड करते हैं। दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। होल्ड ऑफिस फॉर 4-year term। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये जो MPC कमेटी के 6 मेंबर्स हैं ये कौन कौन होते हैं? सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एक तो गवर्नर रहते हैं हमारे, ही इज़ द चेयरमैन। देन द नेक्स्ट वन इज़ जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर। देन देर इज़ 1 member who is nominated by the RBI board। एक मेंबर आरबीआई का बोर्ड जो है
वो नॉमिनेट करता है। एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि 3 ऐसे मेंबर होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 members are appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये होगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कॉम्पोजिशन। साल में वो 4 बार मिलते हैं और अपने जो भी डिसीजन लेने हैं उनके बारे में बात करते हैं। देन देयर इज़ वोटिंग। वोटिंग के बेसिस पे फाइनली जो भी डिसीजन लिया जाता है वहाँ पे वो हो जाता है। फिर नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज़ की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इंडिया में हम कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ये आपको याद रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल्स। वन आर द क्वांटिटेटिव टूल्स and the others are the qualitative tools। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं ये बेसिकली मनी सप्लाई कितनी होगी या क्रेडिट कितना क्रिएट होगा उसको मेजर करते हैं। ठीक है, वो बढ़ाना है या कम करना है, क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ money supply in the economy and how much the credit is to be created. On the other hand, the qualitative tools what they do is ये कंट्रोल करते हैं कि किस किस क्वालिटी के जो हैं क्रेडिट जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। एज इन ऐसे क्रेडिट आप क्रिएट करो जिनमें रिस्क कम है, किसी टाइम पे ऐसे होंगे, या किसी टाइम पे जिनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा भी है वो भी क्रिएट कर सकते हो। जब आपको मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो बैंक्स जो हैं वो मोर रिस्की लोन्स भी जो है प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड जब मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो बैंक्स विल ओनली फोकस ऑन लो रिस्क लोन्स। तो अब हम डेप्थ में क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज, तो जो फर्स्ट टूल है वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। नाउ सी, बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट्स यूज़ नहीं कर सकता है लोन्स देने के लिए। आरबीआई बैंक्स को ये डायरेक्ट करता है और बैंक्स को ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो दे हैव टू पे अ पेनल्टी। ठीक है, बैंक्स की हेल्थ को और हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ने ये कुछ रूल्स बनाए हैं। सो रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशियो, रिज़र्व में आपको कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इज द CRR एंड द अदर वन इज द SLR। सो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इट इज़ द minimum amount of deposit which the banks have to keep with themselves or with the RBI। ये पैसा ये lend नहीं कर सकते हैं। ओके, so the cash reserve ratio, first one is the CRR which is also known as cash reserve ratio। It is that part of required reserve ratio जो commercial banks को आरबीआई के साथ मैंडेटरी रखना पड़ता है। ये इनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। सो कैश रिजर्व रेशियो इज दैट पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विच द कमर्शियल बैंक्स, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द आरबीआई। ठीक है, सो दिस रिजर्व रिमेन्स विद आरबीआई। ऑन द अदर हैंड जो हमारा SLR है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो अमाउंट है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का जो कि बैंक्स अपने पास रख सकते हैं। सो दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विच द कमर्शियल बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, कैन
keep with themselves, but in the form of कैश, गोल्ड, कैश की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, या फिर SLR सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या कोई ट्रेजरी बिल्स हो गए। सो उन सब चीज़ों में अब कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब अब ये बैंक्स पे डिपेंड करता है, होना चाहिए कॉम्बिनेशन, बट एनी कॉम्बिनेशन वुड डू, कि तीनों फॉर्म्स में होना चाहिए। कुछ कैश में रख सकते हैं वो, कुछ गोल्ड में रख सकते हैं डिपॉजिट, और कुछ जो है सिक्योरिटीज़ में, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हों या फिर ट्रेजरी बिल्स हों, ये बैंक्स तक है। बट इतना रेशियो जो है उनको अपने पास जो है मैंडेट करके रखना होता है। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब ध्यान से और आराम से ये समझना है कि CRR के बढ़ने या कम होने से मनी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। स्लोली लेट्स अंडरस्टैंड क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ सी, कैश रिजर्व रेशियो और SLR और CRR का इफ़ेक्ट जो है वो सेम है, इसलिए मैं एक का समझाऊंगी और दूसरा आप खुद से समझ जाओगे। सो CRR और SLR जो भी है, मान लो बैंक्स के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, टोटल 100 रुपीज़ है। अब RBI ने क्या कर दिया कि बैंक्स को डायरेक्ट किया कि कुछ पैसा आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में रखना है। लेट्स से दिस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो CRR प्लस SLR इज 20%, ठीक है। सो 20% वुड बी ₹20। इसका मतलब है नाउ बैंक्स आर फ्री टू लेंड 80 रुपीज़। अब इस 80 रुपये का बैंक्स जो है वो लोन देंगे, और फिर लोन से उनको प्रॉफिट आएगा, और फिर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बनता रहेगा, ठीक है। 80 रुपीज़ वो लेंड कर सकते हैं। नाउ से अगर RBI को मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ करना होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना है, तो इसका क्या मतलब है कि RBI चाहता है कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, राइट। बैंक्स कब ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे? जब उनके पास पैसा अवेलेबल ज़्यादा हो। इसका मतलब दिस परसेंटेज हैज़ टू रिड्यूस, से ये 18% हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बैंक्स के पास 80 की जगह 82 रुपीज़ बच जाएंगे लेंड करने के लिए, बिकॉज दिस हैज़ ऑल्सो रिड्यूस टू 18 रुपीज़। अब वो 82 रुपीज़ लेंड कर सकते हैं। तो इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। देयरफॉर जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना होगा तो RBI बैंक्स का जो CRR या SLR है उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। उसी तरीके से जब भी मनी सप्लाई मार्केट में या इकोनॉमी में कम करनी होगी, ठीक है, ऑलरेडी ज़्यादा मनी सप्लाई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो फिर बैंक्स चाहेंगे कि RBI चाहेगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम पैसा लेंड करें, तो उस चक्कर में दिस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो वुड बी इंक्रीज्ड, से इट विल बी इंक्रीज टू 25%। तो अब बैंक्स के पास कम पैसा बच जाएगा, ₹75 ओनली। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का जो रेट है इट विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टूल। बैंक रेट जो है वो अनदर क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। बैंक रेट, now bank rate is the rate at which RBI lends long term loans to commercial banks। अगर commercial banks को long term loans चाहिए होंगे तो वो बैंक रेट पे RBI से लोन्स लेते हैं, ठीक है। सो द रेट at which RBI lends
long term loans to scheduled commercial banks. अब अगेन अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो व्हाट विल आरबीआई डू? इट विल लोअर द बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को ज़्यादा अप्रोच करेंगे ज़्यादा लोन्स लेने के लिए। जब वो आरबीआई से ज़्यादा लोन्स लेंगे तो मतलब उनके पास बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा लेंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड उसी तरीके से इफ़ आरबीआई वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई तो वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। ये आसान है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव टूल है इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी क्योंकि यहाँ पे ये वाला फिनोमिना जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विच इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो अनदर टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये वाला जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का इसको आरबीआई खुद रेगुलेट करता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ आरबीआई डूइंग? जब भी आरबीआई क्या करता है अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका सेल या फिर परचेज करता है फ्रॉम द मार्केट। देयरफॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द बाइंग और selling of government securities in the market। देखो इसका जो ऑपरेशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो आई थिंक आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। नाउ सी, अगर मान लो कि आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ करनी है, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाए, तो उसके लिए व्हाट विल आरबीआई डू इज़ आरबीआई वुड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आई एम सॉरी, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये ट्रिकी पार्ट है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होगा आरबीआई को इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जैसे ही वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी तो उसके मतलब बाय करने के बदले वो मार्केट में ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले हम उनको पैसा देते हैं। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हेयर। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होगा देन इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके बदले में और पैसा जो है वो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मार्केट में ज़्यादा पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होगी तो वो क्या कर देगा कि सेल कर देगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जब आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो उसके बदले वो मार्केट में जब सेल कर रहा है तो मार्केट से पैसा निकाल लेगा, तो लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, पैसा निकल जाएगा। सो अगर मनी सप्लाई को कम करना होगा तो सेल होगी, और अगर मनी सप्लाई को ज़्यादा करना होगा तो वो बाय करेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में कोई भी बना के रख सकते हो कंडीशन कि आप मार्केट में कुछ बाय सेल कर रहे हो। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा यू हैव टू थिंक ट्वाइस। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, आई डोंट नो, मुझे ही लगता है शायद हमेशा से, क्योंकि आई हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट facility. Under liquidity adjustment facilities there are two parts which are repo rate and reverse repo rate। ये हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था। सो अगेन हमने अभी बैंक रेट पढ़ा,
बैंक रेट में भी जो है कमर्शियल बैंक्स को जब लोन चाहिए होता है आरबीआई से तो वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं। बट द थिंग हेयर इज़ कि जब बैंक रेट पे वो लोन ले रहे होते हैं तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन, बट रेपो रेट जो होता है दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स। सो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई lends short term loans to the scheduled commercial banks. Repo rates are the rates at which RBI lends short term loans to scheduled commercial banks. तो बेसिकली क्या होता है कि रेपो रेट में ऐसे ही नहीं होता कि आरबीआई सीधे जैसे हम जाके बैंक से लोन ले लेते हैं वैसे ले लेगा। जैसे अगर आपको भी कोई लोन लेना होता है तो आप कोलैटरल रखते हो बैंक के पास, उसके इक्वल जो है कोई वैल्यू की चीज़ रखते हो। सेम उसी तरीके से अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई से लोन चाहिए तो आरबीआई उनको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को कुछ सिक्योरिटीज़, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी या किसी तरीके के ऐसे बॉन्ड्स जो होंगे, वो इक्विवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आरबीआई के पास रखने होते हैं। फिर उसके बदले में आरबीआई उनको लोन दे देता है और वापस से वो जब लोन ख़त्म करते हैं तो वो सिक्योरिटीज़ वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे भी, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी कोलैटरल रखना पड़ता है। जैसे अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हो तो आपको अपनी ज़मीन के जो कागज़ होते हैं वो बैंक के पास रखने होते हैं। उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो वो अब जो उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन्होंने ख़रीद के रखी होती हैं वो उनको आरबीआई के पास रखनी होती है। सो रेपो रेट्स आर द रेट्स एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू scheduled commercial banks. On the other hand, reverse repo rate is the rate at which scheduled commercial banks can keep their excess money with RBI, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये परचेज कर लेते हैं आरबीआई से कुछ सिक्योरिटीज़, उसके बदले क्या करते हैं ये अपना एक्सेस पैसा जो है वो आरबीआई के पास रख देते हैं। सो रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट at which scheduled commercial banks can pool their excess money with RBI. Now again इसका भी हम इफेक्ट देख लेते हैं। So if the RBI wants to increase the money supply, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आए, आरबीआई चाहती है ये, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। जो हमने अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठी है हमारी, दो में आई थिंक 3 में लगातार ये देखने को मिला है कि रेपो रेट में जो है हमें कट देखने को मिला, एंड दैट टू बाई 50 बेसिस पॉइंट्स। सो जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है मार्केट में तो हम रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। ऑन द सेम साइड अगर मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, कम करना है, तो हम रेपो रेट इंक्रीज़ कर देंगे ताकि बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाए तो वो कम जो है वो लोन लेना चाहेंगे। द सेम इज़ द केस विद रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और टूल होता है विच इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दिस इज़ कंपैरेटिवली अ न्यूअर टूल, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेपो रेट के थ्रू जो है लोन्स उतना ही ले सकती हैं, लेकिन उनको अभी भी और ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो तब जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इट इज़ हायर देन व्हाट इज़ इन द रेपो रेट। अगर रेपो रेट मान लो 4% है तो ये हमेशा 25 बेसिस पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है।
25 BP, तो ये कितना हो जाएगा 4.25% रहेगा हमेशा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव टूल्स। अब हम क्वालिटेटिव टूल्स जो है वो भी कवर कर लेते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली डिफरेंस होता है उस वैल्यू में जो हम कोलैटरल बैंक के पास रख रहे हैं लोन लेने के लिए, और वो वैल्यू ऑफ लोन्स जो हमें एक्चुअली मिल रही है। सो इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ collateral offered for loans and the value of loans granted by banks। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आरबीआई को लग रहा है कि लोन्स जो हैं वो उनकी जो वो कम लोन्स जो हैं वो देने चाहिए, या फिर ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे ख़तरा है कि लोन्स की वापस रीपेमेंट नहीं होगी, तो वहाँ पे आरबीआई क्या कर देता है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। तो जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो लोन्स जो हैं वो थोड़े से कम दिए जाएंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ मोरल सुएशन। मोरल सुएशन इज़ कि जब आरबीआई बैंक्स को बस डायरेक्शन देता है, कि आरबीआई डायरेक्शन देगा बैंक्स को कि आप इस टाइम इन सब सेक्टर्स में कम लोन दे दो या इन सेक्टर्स को ज़्यादा दे दो, मतलब कोई सीधे डायरेक्ट एक्शन नहीं है आरबीआई का, बट इट इज़ जस्ट गिविंग देम सर्टेन डायरेक्शंस कि ऐसा करोगे तो बेटर है। सो मोरल सुएशन इज़ बाय परसुइंग, सो दे आर ट्राइंग टू, आरबीआई persuades the commercial banks, ठीक है, to follow a certain policy or direction of the RBI. Then another qualitative tool is the direct action. डायरेक्ट एक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है सीधे कमर्शियल बैंक्स पे। अगर आरबीआई को लग रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक है जो बहुत ज़्यादा लोन्स दे रहा है जबकि उसको नहीं देने चाहिए, इफ़ मॉनेटरी पॉलिसी जिस साइड जा रही है, अगर कोई कमर्शियल बैंक उसके अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है, तो यहाँ पे आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेगा। वो उस बैंक के जो बिल्स हैं, या फिर अगर उसको लोन लेना है कोई, तो रेपो रेट या उसका रिवर्स रेपो रेट है वो उसको रिजेक्ट कर देगा आरबीआई। सो दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन। नाउ अनदर टूल इज़ PSL, which is also known as priority sector lending। सो से फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द आरबीआई वुड डायरेक्ट द बैंक्स कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना इतना परसेंटेज लोन जो है वो देना ही देना है। तो उस तरीके से आरबीआई डायरेक्ट कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो है वो डेवलपमेंट हो पाए। नाउ वन मोर क्वालिटेटिव टूल इज़ क्रेडिट सीलिंग और rationing of credit। rationing of credit। so what happens under this, RBI जो है वो amount of loans जो कोई कमर्शियल बैंक्स जो है वो लेंड कर रहा है उस पे एक सीलिंग लगा देता है कि आप इतने ही लोन्स जो हैं एक टाइम पे दे सकते हो, इससे ज़्यादा लोन्स आपने नहीं देने। आपके पास अगर डिपॉजिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं भी हैं तब भी आप इस परसेंटेज से ज़्यादा लोन्स नहीं दे सकते हो। सो आरबीआई फिक्सेस अ सीलिंग ऑन द
amount of loans that can be granted by SCBs। तो छत, हमें सीलिंग किसको कहते हैं, हम छत को कहते हैं। तो छत एक लिमिट है कि इसी लिमिट तक आप जो है लोन्स दे सकते हो, इससे ज़्यादा लोन्स आपने नहीं देने हैं। सो दीज वर सम ऑफ द क्वालिटेटिव टूल्स, जिसमें हमने राशनिंग ऑफ क्रेडिट पढ़ा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डायरेक्ट एक्शन ऑफ RBI, मोरल सुएशन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड हमने क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वो भी पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले रिक्वायर्ड रिजर्व जो है रेशियो जो हमने वो देखा, जिसमें CRR था, फिर उसके बाद SLR भी था। उसके बाद हमने बैंक रेट पढ़ा है, उसके बाद हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े हैं, और उसके बाद हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है। एंड देन जो रिसेंटली ऐड हुआ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हमने वो भी पढ़ा। नाउ बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू ऐड इस कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सिंस अब मैंने आपको इसका मैकेनिज़्म पूरा समझा दिया है तो आपके लिए ईजी होगा इस चीज़ को समझना। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ द एक्सपेंशनरी monetary policy, other one is the contractionary monetary policy। तो अभी हम पूरे टाइम बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना, मनी सप्लाई डिक्रीज करना, सो नथिंग मोर, ये वही है। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हेन द RBI वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। On the other hand, contractionary monetary policy is when the RBI would want to decrease the money supply। मैंने अपने से कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल टर्म्स में आपको ये समझ आ जाए कि जब RBI को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी हो तो वो कौन से टूल्स का किस तरीके से यूज़ करेगा और कौन से टूल्स का कैसे यूज़ नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आई हो। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।